जब एक रियासत अपने ही शहरियों के नाम से कांपने लगे तो खेल सिर्फ गिरफ्तारियों का नहीं रहता, बल्कि असल सवाल ये बन जाता है पर्दा इक़्तिदार के पीछे आखिर वो चेहरा कौन है जिसके इशारे आबरू पर पूरा सियासी मंजरनामा बदल जाता है। आखिर ये कैसा सिस्टम है कि जहां कमजोर इंसान हमेशा ताकतवर के सामने सरनगू हो जाता है। आखिर कब तक ये मौरूसी सियासत इस पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत रहेगी जबकि पाकिस्तान को बने 78 साल हो गए हैं, फिर भी इक़्तिदार के एवानों में वही खानदान, वही नाम और वही चेहरे क्यों दिखाई देते हैं। ये कैसा सियासी मंजरनामा है जहां इंतखाबी जलसों में एक दूसरे पर इल्जामात की बुछाड़ की जाती है, एक दूसरे को कौम का सबसे बड़ा मुजरिम करार दिया जाता है। मुक गया तेरा शो नवाज, गो नवाज, गो नवाज। उनसे पूछता हूँ काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। के पास हर चीज का सलूशन जो है वो क्या कशकौल लेके लोगों के सामने खड़े हो जाना है। चोरी की, तूने टाका मारा, तो फिर क्या लिख लो, गारंटी मेरा ले लो, तेरा वफाकी हुकूमत का उल्टी गिनती तब से शुरू हो जाए। मगर इक़्तिदार की दहलीज पर पहुंचते ही वही मुखालफीन हम रकाब क्यों हो जाते हैं। और यहाँ पर सवाल ये जन्म लेता है कि क्या ये तमाम मार्के सिर्फ अवाम की हमदर्दियाँ समेटने के लिए होते हैं या फिर इक़्तिदार की खातिर हर इख्तलाफ, हर इल्ज़ाम और हर नारा फरामोश कर दिया जाता है। आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान की सियासत के एक ऐसे किरदार की सियासी दास्तान का जायजा लेंगे जिसे बहुत से लोग पाकिस्तान की सियासी तारीख का सबसे बड़ा मास्टर माइंड करार देते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, 3251 ये किसी जंग का फिगर नहीं बल्कि ये सिर्फ एक साल में एक शहर में कत्ल होने वालों की तादाद है। सन 2013 में पाकिस्तान का शहर कराची दुनिया के खतरनाक तरीन शहरों की फहरिस्त में शामिल किया जाने लगा। गोलियां, लाशें, खून ये रोज का मामूल बन चुका था। और सबसे अजीब बात ये, जिस पार्टी की हुकूमत थी सिंध में उसी जमात का सबसे बड़ा नारा था कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। मैं इंतकाम ऐसे लेता कि इनको नस्लों याद होगा, लेकिन मैं कहता हूँ जमहूरियत इंतकाम बेहतरीन इंतकाम है। और आज भी जब कराची के उन खूनी सालों का जिक्र होता है तो अक्सर इसका जिम्मेदार सिर्फ एक ही सियासी जमात को करार दिया जाता है, पार्टी, पीपल्स पार्टी, पीपल्स पार्टी, पीपल्स पार्टी, पीपल्स पार्टी। लेकिन यहाँ पर सवाल ये जन्म लेता है कि ये इंतकाम किससे लिया गया और इसकी कीमत किसने चुकाई। इस पूरी कहानी के मरकज में एक ही शख्स है। हामियों के लिए वो मफामत का बादशाह है जबकि मुखालफीन के लिए वो मिस्टर 10%। कहानी के अंदर एक बड़ा फैक्ट ये है कि ये शख्स जेल भी गया, ऐवाने सदर भी पहुंचा, जिस पर इल्जाम भी लगे और मजे की बात यह है कि साबित भी नहीं हुए। और ये शख्स पाकिस्तान की सियासत का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड है जिसका नाम है आसिफ अली जरदारी। तो हमें मत तंग करो, अगर हमें तंग करने की कोशिश की तो हम आपकी भी ईंटें बजा देंगे। चेयरमैन नैब की क्या हैसियत है, उसकी क्या मजाल है कि वो मेरे ऊपर केसेस बनवाए या दूसरे केसेस। और इन सब सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हमें 1980 की दहाई में वापस जाना होगा जहां आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात के दामाद बनने वाले थे। ये वो टाइम था कि जब बेनजीर भुट्टो की जिंदगी मुश्किलात, दबाव और सियासी तूफानों में गिरी हुई थी। जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी के बाद भुट्टो खानदान मुसलसल आजमाइशों से गुजर रहा था और बेनजीर भुट्टो खुद भी जेल, नजरबंदी और सियासी दबाव का सामना कर रही थी। ऐसे में आसिफ अली जरदारी उनकी जिंदगी में एक सहारे के तौर पर सामने आए और कहा यह जाता है कि इस रिश्ते की बातचीत भी आसान नहीं थी। सियासी हालात, मुखालिफीन और मुख्तलिफ अफवाहें इस रिश्ते के गिर्द गर्दिश करती दिखाई दी। कुछ हलकों में उस वक्त इमरान खान के नाम का भी जिक्र किया जाता था मगर आज तक उस बात की कोई वाज़ेह तस्दीक सामने नहीं आ सकी। सवाल ये जन्म लेता है कि क्या ये एक हकीकत थी या सिर्फ महज सियासी अफवाह। खैर वक्त ने एक मोड़ लिया। बेनजीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी की शादी हो गई और शादी के सिर्फ एक साल बाद ही बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की वजीर आज़म बन गई। इक़्तिदार के वानों में दाखिले के साथ ही आसिफ अली जरदारी का नाम भी कौमी सियासत का हिस्सा बन गया। लेकिन इक़्तिदार के इस सफर के आगाज के कुछ ही अरसे बाद इन पर पहला बड़ा इल्जाम सामने आया। सवाल ये जन्म लेता है कि आखिर वो इल्जाम क्या था, कब लगा और इसके पीछे पूरी कहानी क्या थी। आइए आपको लेके चलते हैं 1989 की कराची की तरफ।
शहर की रोशनियां मामूल के मुताबिक जगमगा रही थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि एक ऐसी कहानी शुरू होने वाली है जो अगले 35 साल तक पाकिस्तान की सियासत का पीछा करेगी। एक बरतानवी पाकिस्तानी बिजनेसमैन मुर्तजा हुसैन बुखारी का इल्जाम था कि उसे अगवा करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उससे तकरीबन $5 लाख जबरदस्ती निकलवाए गए। बुखारी ने पुलिस और बरतानवी हुकाम को बताया कि अगवा से पहले उसकी मुलाकात कुछ लोगों से करवाई गई थी जिस पर उन्हें भरोसा करने के लिए कहा गया था। उसने FIA को दिए गए बयान में इल्जाम लगाया कि इस पूरे मामले में आसफ अली जरदारी का नाम आता है, जबकि उस वक्त की वजीर आजम थी आसफ अली जरदारी की बीवी बेनजीर भुट्टो। अगर देखा जाए तो ये सिर्फ महज एक इल्जाम था, अदालत में कभी हतमी तौर पर साबित नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि अगर आज किसी वजीर आजम के शोहर का नाम किसी अगवा केस में आ जाए तो क्या होगा? ठीक वही होगा जो 1990 में हुआ। अब इसी कहानी को लेके चलते हैं 1990 की दहाई में, जहां 6 अगस्त 1990 को सदर पाकिस्तान गुलाम इसहाक खान ने बेनजीर भुट्टो की हुकूमत करप्शन इल्जामात की बुनियाद पर बरतरफ कर दी। उसी दौरान निगरान हुकूमत ने भुट्टो इंतजामिया के खिलाफ तहकीकात शुरू करवा दी और यूं 10 अक्टूबर 1990 को जरदारी को अगवा और बत्ताखोरी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। अब ये कहानी दो रास्तों में बट जाती है। मुखालफिन कहते हैं कि ये सीधा सीधा क्राइम था और कानून ने अपना काम किया, जबकि दूसरी जानब जरदारी साहब के सपोर्टर्स पीपल्स पार्टी के हल्के और बाद में इंटरनेशनल ग्लोबल सिक्योरिटी भी ये कहती रही कि ये इल्जाम महज सियासी तौर पर लगाए गए हैं। इस कहानी में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अक्टूबर 1990 के इंतखाबात में जरदारी साहब जेल के अंदर रहते हुए भी कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये जन्म लेता है कि आखिर जेल में बैठा एक सियासतदान अपनी सियासी ताकत कैसे बरकरार रखता है, और शायद यही वो पहलू है जो आसफ अली जरदारी को पाकिस्तान के कई दूसरे सियासतदानों से मुख्तलिफ बनाता है। हर फरवरी 1993 में इन्हें रिहाई मिली और मार्च 1994 में बैंक फ्रॉड के इल्जामात से भी बरी कर दिया गया। यहीं से वो लक़ब जन्म लेता है जो आगे चलकर जरदारी के नाम के साथ मुस्तकिल हिस्सा बन गया। उस पर यह इल्जाम है कि बेनजीर हुकूमत के दौर में सरकारी ठेकों पर कमीशन लिया जाता था और यहीं से आसफ अली जरदारी को एक नया लक़ब मिलता है और वो लक़ब था मिस्टर 10%। सारी दुनिया में मजमून आपको दिखाएंगे पहले कि मिस्टर 10% आपका नाम रखा गया था कि हर चीज के ऊपर पैसे बनाते थे। अगर इस पूरी कहानी को समझने की कोशिश की जाए तो ये सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं थी, बल्कि ये उसी पैटर्न का आगाज था जो जरदारी की पूरी सियासी जिंदगी में बार बार दोहराया गया, और यही पैटर्न आगे चलकर इतना वाज़ेह होगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। खैर, एक बार फिर से 1993 में बेनजीर भुट्टो दूसरी बार वजीर आजम बनी और यूं आसफ अली जरदारी को वजीर मौलियात और बाद में वफाकी वजीर बराए सरमायाकारी बना दिया गया। लेकिन किस्मत की देवी शायद जरदारी पर इतनी देर तक मेहरबान नहीं थी और फिर 19 सितंबर 1996 की रात बेनजीर भुट्टो के अपने सके भाई मीर मुर्तजा भुट्टो कराची में पुलिस मुकाबले में 6 साथियों समेत मारे गए। बताया जाता है कि मुर्तजा भुट्टो बेनजीर भुट्टो के सबसे बड़े सियासी नाकदीन में से थे और उसी कत्ल ने पाकिस्तान की सियासत में एक नया जख्म छोड़ दिया। एक बार फिर से आसफ अली जरदारी पर इस कत्ल में मुलव्वस होने का इल्जाम लगाया गया और हमेशा के लिए ये इल्जाम ही रहा, अदालत में कभी साबित न हो सका। फिर से नवंबर 1996 में बेनजीर भुट्टो की दूसरी हुकूमत भी बरतरफ हुई और आसफ अली जरदारी को करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग और कत्ल जैसे संगीन इल्जामात में दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया, मगर इस बार वो 1997 से 2004 तक यानी 7 साल जेल में रहे और उसी दौरान एक बार फिर से वो जेल के अंदर बैठे हुए सेनेटर मुंतखब हो गए। खैर, ये बात तो मेरी समझ से बाहर है, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा सवाल जन्म लेता है कि आखिर ये कैसा सिस्टम है कि एक शख्स जेल के अंदर रहते हुए भी अपने हल्के के लोगों पर हुकूमत कर रहा है। और मेरे इसी सवाल का जवाब आपने कमेंट्स में जरूर देना है। खैर, 1997 में स्विट्जरलैंड की हुकूमत ने पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर आसफ अली जरदारी और बेनजीर भुट्टो के स्विस अकाउंट बैन कर दिए और इन्हीं 7 सालों के अंदर आसफ अली जरदारी के ऊपर कई बार तशद्दुद किया गया और कई बार रिमांड लिया गया और बताया जाता है कि 7 साल की इस कैद ने आसफ अली जरदारी की ज़हनी सेहत पर गहरा असर डाला और रिहाई के बाद वो अमेरिका गए जहां इनका नफ्सियाती इलाज हुआ। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो फिर से वही पैटर्न दोहराया गया था, जेल, इल्जाम, रिहाई। लेकिन इस बार जो चीज आने वाली थी वो जरदारी की पूरी
قسمت بدلنے والی تھی۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے، اور وہ چیز تھی NRO۔ 5 اکتوبر 2007 کو جنرل پرویز مشرف نے ایک ایسا آرڈیننس جاری کیا جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے متنازع قانون بن گیا، اور یہ وہی قانون تھا جس کا میں آپ کو بتا چکا ہوں، یعنی کہ NRO۔ اور اسی قانون کے تحت 1986 سے لے کر 1999 کے درمیان سیاستدانوں، بیوروکریٹس اور بزنس مین پرسنالٹی پر بننے والے کرپشن اور دیگر مقدمات معاف کر دیے گئے، اور ایک ریسرچ کے مطابق تقریباً 8000 افراد کو فائدہ پہنچا، جن میں سب سے بالاتر شخصیت آصف علی زرداری تھے۔ یہاں پر سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ قانون آخر بنایا کیسے گیا۔ یہ ڈیل دراصل پرویز مشرف اور بے نظیر بھٹو کے درمیان طے پائی تھی کہ مشرف صدر رہیں گے اور بے نظیر بھٹو بغیر کسی مقدمے کے وطن واپس آ کر اپنی سیاست کر سکیں گی۔ اور یوں 18 اکتوبر 2007 کو بے نظیر بھٹو واپس آئی اور راولپنڈی میں ایک انتخابی جلسے کے بعد انہیں قتل کر دیا گیا۔ پارٹی کی باغ دوڑ عارضی طور پر آصف علی زرداری کے ہاتھ میں آ گئی، اور پھر وہی شخص جو کہ ماضی میں مسٹر 10% کہلاتا تھا، وہی شخص ایوان صدر کی دہلیز پر کھڑا تھا۔ اور یوں ستمبر 2008 میں آصف علی زرداری پاکستان کے صدر منتخب ہوئے، پہلے سویلین صدر بنے جنہوں نے اپنی 5 سالہ مدت مکمل کی۔ لیکن یہاں پر سوچنے والی بات یہ ہے کہ وہ 5 سال آخر گزرے کیسے، آئیے جانتے ہیں۔ جبکہ دیکھا جائے تو ان کے دور صدارت میں امریکی ڈرون حملوں میں اضافہ ہوا، اور 2010 کے تباہ کن سیلاب نے حکومتی رد عمل پر شدید تنقید کو جنم دیا۔ اور سب سے حیرانگی والی بات یہ ہے کہ جس صوبے سے آصف علی زرداری کا سیاسی گھر یعنی کہ پاکستان پیپلز پارٹی نکلی، اس سندھ میں خاص طور پر کراچی میں صورتحال مزید بگڑتی چلی گئی۔ آصف علی زرداری صاحب نے اپنے ہی دور اپریل 2010 میں 18ویں آئینی ترمیم منظور کروائی، اور اسی کے تحت صدر نے خود اپنے ہاتھوں سے اسمبلی توڑنے کا اختیار ختم کر دیا، اور صوبوں کو زیادہ سے زیادہ خود مختاری دی گئی، جس نے صوبوں کو وفاق سے کہیں زیادہ مالی حصہ دلوایا۔ جبکہ 2008 میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرامز شروع کیے گئے، اور اسی پروگرام کے تحت غریب گرانوں کو براہ راست نقد امداد دینے کا سب سے بڑا سرکاری پروگرام مانا جاتا ہے، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ تقریباً 75 لاکھ گرانوں تک یہ امداد پہنچی ہے۔ اور آصف علی زرداری صاحب نے اپنے ہی دور حکومت میں آغاز حقوق بلوچستان پیکج بھی انٹروڈیوس کروایا، NWFP کا نام بدل کر خیبر پختونخوا رکھنا، اور گلگت بلتستان کو انتظامی خود مختاری دینا، یہ سب بھی اسی دور کے فیصلے ہیں، اور یہی وہ کامیابیاں ہیں جو آصف علی زرداری صاحب کے ناقدین بھی تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر یہ سوال جنم لیتا ہے کہ کیا یہ کامیابیاں اس تباہی کا جواز بن سکتی ہیں جو اسی دور میں سندھ کی سڑکوں پر ہوئی؟ کیا آئینی اصلاحات ان ہزاروں لاشوں کا حساب برابر کر سکتی ہیں جو کراچی کی گلیوں میں بچھی؟ وہ جو کل تک ہمارے ساتھ تھا آج مٹی میں سو گیا۔ اور یہاں میرے ذہن میں ایک اور سوال جنم لیتا ہے کہ اگر وفاقی سطح پر اتنے بڑے فیصلے ہوئے، سوائی حقوق کی بات ہوئی، پارلیمانی نظام مضبوط کیا گیا اور محروم طبقات کے لیے پروگرامز شروع کیے گئے، تو پھر سندھ اور کراچی جہاں 17 سے 18 سالوں سے ایک ہی پارٹی مسلسل اقتدار میں ہے، ترقی کی طرف کیوں نہیں بڑھ سکے؟ جبکہ دیکھا جائے تو جرائم صرف ایک پہلو تھا۔ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی 2008 سے مسلسل یعنی کہ 17 سالوں سے برسر اقتدار ہیں، لیکن یہاں پر اس سوال کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس پارٹی نے 2008 میں یہ اقتدار سنبھالا، سندھ کا لٹریسی ریٹ تقریباً 58% تھا۔ پاکستان اکنامکس 2024 اور 2025 کے سروے کے مطابق یہ شرح اب بھی 57% سے لے کے 62% کے درمیان جھول رہی ہے، یعنی کہ دیکھا جائے تو 17 سال میں کوئی خاص بہتری نہیں آئی۔ جبکہ دیکھا جائے تو اسی عرصے میں پنجاب کا لٹریسی ریٹ 60% سے بڑھ کر 74% تک جا پہنچا ہے۔ اور یہاں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ سندھ حکومت اپنے سالانہ بجٹ کا تقریباً 27% یعنی اربوں روپے تعلیم پر خرچ کرنے کا دعویٰ کرتی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو سندھ کے اندر لاکھوں بچے آج بھی اسکول سے باہر ہیں۔ اور سندھ کے بارے میں ایک بات بہت مشہور ہے، کہا جاتا ہے کہ سندھ میں حکومت اسمبلی سے کم وڈیروں کے ڈیروں سے چلتی ہے۔ رپورٹس اور سیاسی تجزیوں کے مطابق سندھ میں 30 سے زیادہ بڑے جاگیردار خاندان سیاست، پولیس، زمین اور مقامی طاقت کے نظام پر گہرا اثر رکھتے ہیں۔ وڈیرے ہیں جو اپنی کیمپین چلاتے ہیں اور فنڈ دیتے ہیں پارٹی کو، اسی میں ان کی نومینیشن ہوتی ہے اور اسی میں وہ الیکشن لڑتے ہیں اور ہمیشہ سے لڑتے ہیں۔ وڈیرے چینج ہوتے رہتے ہیں، جو جتنے زیادہ پیسے دیتا ہے یا خرچ کرتا ہے وہ آ جاتا ہے، جو جتنا پاورفل وڈیرا ہوتا ہے وہ
उतना जीत भी जाता है और उतनी अक्सरियत से जीतता है और वही नॉमिनेट भी होता है, तो ताकत तो आ गई ना यहाँ। और सबसे हैरानकुन बात ये है कि पाकिस्तान की कुदरती गैस का सबसे बड़ा हिस्सा भी सिंध से निकलता है। 2026 की इंडस्ट्री रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की तकरीबन 62% गैस सिंध से आती है, लेकिन दूसरी तरफ वही सिंध जहां वसाइल बेशुमार हैं, आज भी बुनियादी सहूलतों के बहरान का शिकार है। मेरे साहब गरीब आवाम को जीने दो, खुदारा इस आवाम को जीने दो। अब मेरी उम्र देख लो, क्या मेरी उम्र है, देखो जरा मेरी क्या उम्र है। लेकिन इनके पास डॉक्यूमेंट से अभी तक उनको ही पैसा नहीं मिला, तो आप मजबूर कर रहे हैं कि वो रवैया अपनाएं जो आपको पसंद है। अब यहाँ पर मिसाल के तौर पर हम एजुकेशन सिस्टम को ही देख लेते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिंध में तकरीबन 50% बच्चे आज भी स्कूल से बाहर हैं और कई इलाकों में स्कूल तो मौजूद हैं, मगर उन स्कूलों में ना तो टीचर्स हैं और ना ही स्टूडेंट्स। जहाँ इमारतें तो हैं लेकिन क्लासेस खाली हैं। और यहाँ सवाल ये जन्म लेता है, आखिर इसका असल जिम्मेदार कौन है? सिर्फ एजुकेशन सिस्टम ही नहीं बल्कि सिंध के हजारों घर आज भी बुनियादी सहूलतों से महरूम हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिंध के देहाती इलाकों में तकरीबन 27% घरों में टॉयलेट तक मौजूद नहीं। अब यहाँ पर सोचिए 17 साल यानी एक नस्ल पूरी की पूरी पैदा होकर जवान होगी इसी एक पार्टी की हुकूमत के साए में। और सवाल ये जन्म लेता है कि इस नस्ल को मिला क्या? वही स्कूल जो अभी तक छत के बगैर हैं, वही हॉस्पिटल जहाँ दवाइयाँ नहीं, वही गाँव जहाँ साफ पानी पीने को नहीं। यहाँ पर भुट्टो सरकार से सिर्फ एक ही सवाल है कि अगर 17 साल काफी नहीं होते हालात बदलने के लिए, तो फिर जनाब आपको और कितने साल चाहिए? और इस कहानी में अब बात करते हैं कराची की, वो शहर जो कभी पाकिस्तान की मुआशी शहर कहलाता था। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक 2010 में कराची में 1981 अफराद कत्ल हुए, जबकि 2011 में ये तादाद 2832 होगी और 2012 में यही तादाद 3105 और 2013 में 3251 अफराद अपनी कीमती जान गवा बैठे। जबकि देखा जाए तो इन्हीं अमवात में से तकरीबन 1000 अफराद का किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं था, वो महज टारगेट किलिंग का निशाना बने। कि महकमा खारजा की 2013 की इंसानी हुकूक की रिपोर्ट के मुताबिक साल के पहले 6 माह में ही तकरीबन 1726 अफराद कराची में कत्ल हो चुके थे, जिनमें 178 सियासी कारकुन शामिल थे। और रिपोर्ट ये भी कहती है कि सिंध के मुंतखब हुकूमत और सियासी जमातें खुद भी हमलों का निशाना बनती रही। और सबसे तल्ख बात यह है कि ये सब कुछ उस दौर में हुआ जब सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपनी हुकूमत थी, वही पार्टी के जिसका नारा था कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। और इन तमाम तर रवादात के पीछे एक नाम ऐसा है जो बार बार सामने आता है और वो नाम है उज़ैर बलोच। उज़ैर बलोच। और यही नाम लियारी की पीपल्स अमन कमेटी का सरबराह भी था, एक ऐसा ग्रोह जिसके ऊपर इल्जाम था कि उसे सियासी सरपरस्ती हासिल थी। 2016 की गिरफ्तारी के बाद सामने आने वाली JIT की रिपोर्ट में उज़ैर बलोच ने इतराफ किया कि तकरीबन 200 अफराद के कत्ल में वो मुलव्वस था। और इसी रिपोर्ट में ये बात भी सामने आई कि उसके पास ऐसी पावर थी कि वो बआसानी किसी भी पुलिस ऑफिसर का तबादला करवा सकता था। बाद में मीडिया में आने वाली एक JIT रिपोर्ट में ये इल्जाम भी सामने आया कि उज़ैर बलोच ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाज रहनुमाओं को मुजरमाना सहूलियात फराम की। ताहम देखा जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा की तरह उन इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। लेकिन यहाँ पर थोड़ी देर के लिए सोचिए, एक ऐसा शख्स जो खुद एतराफ करे कि उसने सैकड़ों जानें ली और फिर भी सवाल ये उठे कि उसके पीछे कौन खड़ा था। तो क्या वाकई ये सिर्फ लियारी गैंगवार था या फिर कुछ और भी था जिस पर पर्दा कभी मुकम्मल तौर पर नहीं उठा? हर 12 सितंबर 2013 को सिंध पुलिस और रेंजर ने मुश्तरका तौर पर कराची ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन ये ऑपरेशन उस वक्त शुरू हुआ जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वफाकी हुकूमत पहले ही जा चुकी थी और यही शहर 3251 लाशें देख चुका था। तो दोस्तों, ये थी एक ऐसे सफर की कहानी जो 1990 के दहाई में एक अगवा के इल्जाम से शुरू हुई और 2024 में दूसरी बार ऐवान सदर तक पहुंची। रास्ते में क्या क्या नहीं हुआ, 11 साल जेल, दर्जनों मुकदमात, एक बीवी का कत्ल, एक भाई का कत्ल, मिस्टर 10% जैसा लकब और फिर हर बार वापसी। और दूसरी जानब 18वीं तरमीम, NFC अवार्ड, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, वो इस्लाहात जिनका क्रेडिट खुद नाक़दीन भी देते हैं। लेकिन उसी दौर में सिंध के वही स्कूल जिनकी छतें आज भी नहीं, कराची की वही 3251 लाशें, वही लियारी जहाँ एक गैंग लीडर का नाम सियासत के दरवाजे
دروازوں تک پہنچتا رہا. اور یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ یہ طاقت کا ایک ہی چہرہ نہیں ہوتا. جو شخص کسی کے لیے مفاہمت کا بادشاہ ہے وہی کسی کے لیے اس نظام کی علامت ہے جس میں الزام لگتا ہے ثابت نہیں ہوتا. اور یہاں پر سوال یہ جنم لیتا ہے کہ اس چیز کا حل کیا ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ حل کوئی ایک شخص، ایک پارٹی یا ایک الیکشن ہے، کیونکہ مسئلہ صرف ایک خاندان کا ہوتا تو یہ کہانی صرف پاکستان پیپلز پارٹی تک محدود ہوتی. لیکن ہم جانتے ہیں کہ یہی پیٹرن دوسری جماعتوں میں بھی دہرایا جاتا رہا ہے. اور انہی مسئلوں کا سب سے پہلا حل یہ ہے احتساب کا نظام ایسا ہو جو ہر حکومت میں یکساں چلے، نہ کہ صرف اس وقت متحرک ہو جب کوئی حکومت سے باہر ہو. نیب جیسے ادارے تب ہی قابل اعتماد بنیں گے جب ان کی ٹائمنگ سیاسی مفاد سے آزاد نظر آئے. اور اس کا دوسرا حل یہ ہے کہ مقامی حکومتوں کا مضبوط نظام جب اختیارات صرف صوبائی دارالحکومت میں بیٹھے چند لوگوں کے پاس رہتا ہے تو کراچی جیسے شہر کا مسئلہ کبھی حل نہیں ہوتا، کیونکہ اختیار جتنا نیچے جائے گا جواب دہی اتنی آسان ہوگی. اور اس کا سب سے اہم اور تیسرا حل یہ ہے کہ تعلیم اور صحت کے بجٹ پر خرچ نہیں بلکہ نتائج پر جانچ ہو. اور چوتھا حل جو سب سے اہم ہے وہ ہے ووٹر کا رویہ، کیونکہ جب تک ووٹ ذات، برادری اور خوف کی بنیاد پر پڑتا رہے گا کارکردگی کبھی معیار نہیں بنے گی. یہ جتنے بھی سولوشن میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں یہ کوئی میجک سولوشن نہیں ہے بلکہ یہ تھکا دینے والا راستہ ہے. لیکن ایک بات بتاتا چلوں کہ ہر جمہوریت اسی راستے سے گزرتی ہے. اور ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ویڈیو میں نے الزامات لگانے کے لیے نہیں بنائی بلکہ یہ میں نے سوالات اٹھانے کے لیے بنائی ہے کہ اگلی بار جب ووٹ ڈالنے جائیں تو ہم کس بنیاد پر فیصلہ کریں گے، نام کی بنیاد پر یا پھر کارکردگی کی بنیاد پر. اور اس ویڈیو کا اختتام اقبال صاحب کے اس شعر سے کریں گے کہ غلامی میں نہ کام آتی ہے شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. ہمیشہ کی طرح اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.